नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैपिटल मार्केट का ये पार्ट 4 है। इसके पहले हम 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी जो इनके सूचकांक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, उनका अंतर हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पार्ट 2 में ये जाना कि शेयर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, शेयर्स सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर्स में जो राइट शेयर होता है, अल्फ़ा शेयर होते हैं, वोलेटाइल शेयर होते हैं। इसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं और डिबेंचर विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में हमने पढ़ा। जब हमने पिछला पार्ट 3 पढ़ा तो उसमें हमने महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक थे जिसमें आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, इनके मध्य क्या अंतर होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, बुल बियर अर्थात तेजड़िया और मंदड़िया, प्राइस अर्निंग रेशो जो बहुत महत्वपूर्ण रेशो माना जाता है, पॉन्जी स्कीम, स्टॉक स्प्लिट, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर होता है, स्कैल्प ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, इन तीनों में क्या भेद होता है और ये तीनों किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सभी हमने पढ़े। अब जो हमारा आज का चौथा पार्ट है उसे हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे समझते हैं। हालांकि हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे समझते हैं कि सेबी एक गवर्नमेंट संस्था होती है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। म्यूचुअल फंड के बारे में हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें एक म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे बड़े विभिन्न निवेशकों द्वारा जमा की गई पूंजी को किसी कंपनी के शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर हो, डेब्ट, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज़, इन सभी को खरीदने में निवेश करती है। कई तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूटेड शेयर किए गए पूंजी जो होती है, तो प्रत्येक निवेशक के जो फंड के लाभ होते हैं या उनको जो फंड से हानि होती है उसे आनुपातिक रूप में उन्हें बांट दिया जाता है, जो फंड के नेट एनुअल वैल्यू और यूनिट्स पर आधारित होता है। म्यूचुअल फंड को अगर हम साधारण तरीके से समझें तो ये एक संस्था होती है जहाँ पर ऐसे निवेशक जिन्हें शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो शेयर मार्केट का अच्छे से एनालिसिस करते हैं और इन निवेशकों का पैसा सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लगाते हैं, जिससे इन निवेशकों को तो फ़ायदा होता ही है और इन म्यूचुअल फंड को भी अच्छा खासा कमीशन प्राप्त होता है। सामूहिक रूप से म्यूचुअल फंड निवेश को उच्चतम संभावित रिटर्न को अर्जित करने के लिए एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भारत में पूंजी नियामक सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एएमसी पर अपनी निगरानी रखता है। एएमसी का यहाँ पे मतलब है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियाँ जो इन म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन करती है, इन पर सेबी निगरानी रखता है। अब हम, क्योंकि सेबी और म्यूचुअल फंड के बारे में हम अलग अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इतना ही हमने अध्ययन किया। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। हमने ट्रेडिंग के और भी प्रकार पढ़े हैं, स्कैल्प ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, जिनमें अवधियों का फ़र्क होता है, जिसमें पोजिशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ी अवधि मानी जाती है। स्विंग ट्रेडिंग, जिसे किंग ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग उनकी तुलना में क्या होता है समझते हैं। किसी शेयर को खरीद कर एक दिन के अंदर या मार्केट बंद होने से पहले पहले अगर हम बेच देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है
एक दिन के अंदर ही आपको शेयर खरीदना है और उसी दिन आपको वो शेयर बेचना है, तो फिर ऐसी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है इसे हम समझते हैं। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज से है। तो फॉरेक्स मार्केट वह मार्केट है जहां करेंसी, चाहे वो रुपया हो, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, इन सभी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जी हाँ, शेयर्स मार्केट में जिस प्रकार से शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, अन्य सिक्योरिटीज़ खरीदी बेची जाती है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उसी प्रकार फॉरेक्स मार्केट में करेंसी का लेन देन होता है। करेंसी को एक लिमिटेड मात्रा में खरीदा और बेचा जा सकता है। अगला जो मार्केट है वो है कमोडिटी मार्केट, वस्तु बाजार। कमोडिटी मार्केट वह मार्केट है जहां कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल इत्यादि को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो ना तो शेयर का होता है ना करेंसी का होता है, बल्कि जो वस्तुएं होती है, महंगी धातुएं होती है, महंगा कोई तत्व होता है, उसका जो ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो लेन देन होता है कागजी तौर पर, वो किया जाता है कमोडिटी मार्केट में। अब हम आते हैं मार्केट कैप पे। तो किसी कंपनी की जो कुल कीमत होती है उसको हम मार्केट कैप कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो शेयर की प्राइस है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर का गुणा करके हम इसको निकालते हैं। जैसे किसी कंपनी में 1000 शेयर्स है और प्रत्येक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो उसका मार्केट कैप 1,00,000 रुपये होगा। हमें नंबर ऑफ शेयर्स से उस शेयर की जो प्राइस है उससे गुणा करना है। इस प्रकार हम मार्केट कैप ज्ञात करते हैं। अब जो ब्लू चिप कंपनी होती है वो क्या होती है उसे हम समझते हैं। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयरों को खरीदना बेहद सुरक्षित माना जाता है। इस कंपनी के शेयरों को खरीदने वाला निवेशक जोखिम रहित लाभ प्राप्त करता है। कोई भी इन्वेस्टर रहता है उसके लिए सबसे आसान तरीका रहता है कि वो अपना पैसा ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि ऐसी कंपनियां उसे लॉन्ग टर्म में मुनाफा ही कमा कर देगी। जैसे भारत में कुछ प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जिनमें टाटा है, रिलायंस है और अन्य आईटी क्षेत्र की जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, अगर उनमें पैसा खर्च किया जाए, या फिर हम कहें कि भारत सरकार की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी है, इस प्रकार की कंपनियों में अगर पैसा निवेश किया जाए तो इन्वेस्टर का वो पैसा सुरक्षित माना जाता है और उस पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा ये मान लिया जाता है। तो इन्हें हम ब्लू चिप कंपनियों के नाम से जानते हैं। वारेन बफेट का एक कथन था, एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। एक मूर्ख व्यक्ति यदि प्लानिंग के साथ कार्य करे तो वो एक जीनियस व्यक्ति को हरा सकता है, वह जीनियस व्यक्ति जो बिना किसी प्लान के कार्य कर रहा हो। तो शेयर मार्केटिंग में प्लानिंग के साथ ही अपना पैसा निवेश करना चाहिए, यही सब कुछ है। लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी क्या होती है इसे हम समझते हैं। भारतीय शेयर बाजार की 100 सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है वह लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। इसी प्रकार मिड कैप कंपनी की अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार की जो 101 नंबर वे की कंपनी है उससे लेकर के 500 नंबर तक की जो कंपनी है उसको मिड कैप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है वह मिड कैप कंपनी होती है। और इसी तरीके से स्मॉल कैप कंपनियां होती है। भारतीय शेयर बाजार की 501 नंबर से अगर हम स्टार्ट करें तो 501 नंबर की कंपनी से लेकर आगे तक की जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी कहलाती है। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए से भी कम होता है वो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं। अब हम आते हैं पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो क्या होता है? यहाँ पर जो शेयर्स खरीदे जाते हैं इन्वेस्टर के द्वारा, जो सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है जिसमें बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती है,
और कई प्रकार की जो सिक्योरिटीज़ होती है उन्हें इन्वेस्टर के द्वारा ख़रीदा जाता है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें मिलाकर उस इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो का निर्माण करती है। एक अच्छा पोर्टफोलियो वही कहा जाता है जहां पर सभी प्रकार की सिक्योरिटीज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के शेयर में सारा इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, क्योंकि अगर उस शेयर्स में अगर उसे घाटा होता है तो उसका सारा पैसा डूबने का खतरा उस इन्वेस्टर के ऊपर रहता है। इसलिए एक अच्छा पोर्टफोलियो वही माना जाता है जब एक इन्वेस्टर सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में, जिसमें हाई रिटर्न वाली सिक्योरिटीज़ हो जो उसे 18% तक रिटर्न भी देती हो, तो उसे हम हाई रिस्की सिक्योरिटीज़ भी मानेंगे। और कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ है जो उसे 12 से 15% तक रिटर्न देती है, तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ है जो उसे 8 से 12% तक रिटर्न प्रदान करती है। तो इन तमाम प्रकार की जो सिक्योरिटीज़ है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक इन्वेस्टर का अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। मल्टी बैगर शब्द जो है वो कहाँ से आया है, इसे हम समझते हैं। जब कोई इन्वेस्टर रहता है, वो किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसे केवल उसी शेयर से बहुत गुना जो उसका इन्वेस्टमेंट रहता है उसका बहुत गुना रिटर्न में मिलता है, यानी उसका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसे हम मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आज किसी शेयर में इन्वेस्ट किया जिसकी प्राइस 10 रुपये है, और उसका जो प्राइस है वो 6 महीने बाद 10 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाता है। तो उस व्यक्ति का जितना पैसा, जितने गुना रिटर्न उसे प्राप्त होगा, उस हिसाब से हम इसे मल्टी बैगर रिटर्न कहेंगे। आउटलुक शब्द क्या है और शेयर मार्केट में इसका क्या मतलब होता है? ये शब्द फ्यूचर को दर्शाता है कि फ्यूचर में किसी संस्था की, किसी कंपनी की और कभी कभी किसी देश के बारे में भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारा मतलब केवल कंपनी या संस्था से है, तो उसका आउटलुक क्या रहेगा, यानी फ्यूचर में वो कंपनी कैसा करने वाली है, इसके लिए शेयर मार्केट में आउटलुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। शेयर मार्केट की दुनिया में इस शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि एक इन्वेस्टर ये देखना चाहेगा कि वो जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका आउटलुक कैसा है। तो इसे समझते हैं। रेटिंग के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द भी भावी संभावनाओं को दर्शाता है। कंपनी या संस्था या देश का भविष्य क्या है या इसकी संभावना है, जैसे सवाल पूछते समय आउटलुक शब्द का उपयोग किया जाता है। आउटलुक के आधार पर ही निवेश करने का निर्णय कंपनी को लिया जाता है, कंपनी द्वारा लिया जाता है, क्योंकि आउटलुक पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर स्टेबल हो सकता है। आर्बिट्रेज क्या होता है, इसे हम समझते हैं। एक शेयर बाजार से निर्धारित शेयरों की कम भाव पर खरीदारी करके उसे दूसरे बाजार में ऊंचे भाव पर बेच देने की प्रवृत्ति को आर्बिट्रेज कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक सिक्योरिटीज़ जरूरी नहीं है कि एक ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, वो बहुत सारे जो शेयर मार्केट है वहाँ पर लिस्टेड हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनकी कीमत में अंतर भी आ सकता है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि एक शेयर बाजार से कुछ शेयरों को कम भाव पर तो खरीद लिया और उसी शेयर को जो अन्य शेयर बाजार में भी लिस्टेड है वहाँ पर ऊंचे भाव पर बेच दिया। तो ये जो ट्रेंड है वो आर्बिट्रेज कहा जाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे शेयर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और कई बार उनकी कीमत में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, इसका फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग करना आर्बिट्रेज कहलाता है। अब एक शब्द आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेज हमने पढ़ा, समझा, लेकिन आर्बिट्रेशन को हम आर्बिट्रेज से तुलना नहीं कर सकते। ये शब्द बिल्कुल अलग है, इसका आर्बिट्रेज शब्द से कोई लेना देना नहीं है। आर्बिट्रेशन क्या है इसे समझते हैं। इस शब्द का अर्थ आर्बिट्रेज से काफ़ी अलग है। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है विवादों का निपटान करना। जब दो दलालों के बीच, अर्थात किसी ब्रोकर और ब्रोकर के बीच में या किसी ब्रोकर और उसके कस्टमर के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो
फिर इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है और फिर जो निपटान की प्रक्रिया है उसे आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। और जिस मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। शेयर बाजार में ऐसे विवादों के निपटान के लिए एक खास विभाग एक्सचेंज के नियमों एवं उपनियमों के तहत कार्य करता है। इस प्रकार के मामलों में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति एक्सचेंज के नियमों के अनुसार होती है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय ब्रोकर और ग्राहकों पर लागू होते हैं। इस प्रक्रिया में आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देता है। एसटीटी क्या होता है, इसे हम समझते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसे हम सारांश में एसटीटी कहते हैं। सरकार के कर नियम के अनुसार शेयर सिक्योरिटीज के प्रत्येक सौदे पर एसटीटी लागू होता है। सरकार को इस मार्ग से प्रतिदिन भारी राजस्व मिलता है। यह कर ब्रोकरों को भरना होता है, हालांकि ब्रोकर इसे अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट नोट या बिल में ब्रोकरेज के साथ साथ एसटीटी भी वसूल किया जाता है। एसटीटी का अर्थ साफ है कि जब भी किसी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है उसे ही हम एसटीटी कहते हैं। जितनी बार भी ट्रांजैक्शन होता है उतनी बार ये एसटीटी लागू होता है और सरकार को इसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में टैक्स मिलता है जो सरकार के लिए रेवेन्यू का काम करता है। ये जो टैक्स है वो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ब्रोकर ही देते हैं, ब्रोकर ही इस टैक्स को भरते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि ब्रोकर फिर इसे अपने ग्राहकों से वसूल भी लेते हैं। तो इनडायरेक्टली तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये ग्राहकों से वसूला जाता है और प्रत्यक्ष रूप से ब्रोकर इसका भुगतान करता है। अब एक शब्द है एफआईआई। एफडीआई से हमेशा इस शब्द की तुलना होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। इसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। शेयर मार्केट में एफडीआई और एफआईआई दोनों का बहुत महत्व है, ख़ास तौर पे एफआईआई का। तो इसे समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो शेयर बाज़ार को नचाने वाला, बाज़ार की चाल निर्धारित करने वाला, यह शब्द बाज़ार से संबंधित समाचारों में बार बार सुनने को मिलता है। इस बात पर आप अपना ध्यान देते हैं कि एफआईआई की लिवाली या बिकवाली के कारण बाज़ार का कैसा हाल हुआ है। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक। ये संस्थागत निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। ये अपने स्वयं के देश के लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं और उनका अनेक देशों के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इन संस्थागत निवेशकों के ग्राहकों की सूची में सामान्य निवेश से लेकर बड़े बड़े निवेशक, पेंशन फंड आदि होते हैं, जिसका एकत्रित धन एफआईआई अपनी व्यूह रचना के अनुसार जो विविध शेयर बाजारों की प्रतिभूतियां हैं उनमें निवेश करके उस पर लाभ कमाते हैं और उसका हिस्सा अपने ग्राहकों को पहुंचाते हैं। तो ये एफआईआई था। एफआईआई का अर्थ है बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करना और अनेक देशों के शेयर बाजार में उसका निवेश करना। ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म अवधि में शेयर मार्केट से जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं और शेयर खरीद कर उस शेयर की कीमत बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए हम इसे शेयर बाज़ार को नचाने वाला या बाज़ार की चाल निर्धारित करने वाला भी कहते हैं। अनावरण, एक्सपोजर, शेयर मार्केट के संदर्भ में इस शब्द का क्या महत्व है इसे हम समझते हैं। साधारण शब्दों में इसे जोखिम भी हम कह सकते हैं। एक्सपोजर यानी अनावरण को हम जोखिम के नाम से भी शेयर मार्केट की भाषा में जानते हैं। जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये कहा जाता है कि जो इन्वेस्टर है उसने कंपनी में एक्सपोजर लिया है। एक्सपोजर मात्र कंपनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उद्योग या अर्थतंत्र में भी लिया जाता है।
जब कोई इन्वेस्टर दूसरे देश में निवेश करता है तो कहा जाता है कि उसने उस देश के अर्थतंत्र में या उस देश की कंपनियों उद्योगों में एक्सपोजर अर्थात रिस्क लिया है। वायदे के सौदों में यह शब्द काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। जो वायदा का कारोबार होता है वहाँ पर एक्सपोजर शब्द का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई ट्रेडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब यह भविष्य की जोखिम लेता है। व्यक्ति जब भी कोई निवेश करता है तब उसके मूल्य में घटने या बढ़ने की संभावना होने से उस निवेश का एक्सपोजर कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले शब्द पर, बेस्ट बाई। जो शेयर खरीदने के लिए उत्तम माने जाते हैं या जिन शेयरों का खरीदारी के लिए उत्तम भाव माना जाता है उन्हें बेस्ट बाई कहा जाता है। ये कंपनियां श्रेष्ठ है या भविष्य में उनका भाव अपने वर्तमान भाव से बढ़ने की संभावना होती है। ऐसी स्क्रिप या शेयर को बेस्ट बाई के रूप में गिना जाता है। अनेक बार एनालिस्ट विद्यमान स्थिति के आधार पर किसी शेयर को बेस्ट बाय कहते हैं। उस समय उन कंपनियों का शेयर भाव बढ़ने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो बेस्ट बाय शब्द वो व्यक्ति जो अच्छे एनालिस्ट विश्लेषक माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। और बेस्ट बाय ऐसे शेयरों को कहा जाता है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं शेयर मार्केट में। ये कंपनियां श्रेष्ठ होती है और जो फ्यूचर है उसमें उनका भाव अपने वर्तमान भाव से बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इस वजह से इन्हें बेस्ट बाय कहा जाता है। और जब ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि कोई शेयर बेस्ट बाय है तो फिर उसके भाव अपने आप बढ़ने की संभावना रहती है। बबल, ये भी एक शेयर मार्केट का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और हाल ही के वर्षों में तो हमने शब्द काफ़ी सुना। कोरोना काल में जब सबको लग रहा था कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा, उस समय भी शेयर मार्केट अपनी गति पकड़े हुए था, तब हमने ये शब्द सुना था। तो पिछले कुछ वर्षों से ये शब्द संपूर्ण विश्व में चर्चित है। विशेषकर बाजार में जब कोई भी प्रकरण खुलता है तो उसे बबल बर्स्ट माना जाता है। बबल अर्थात बुलबुला और बर्स्ट अर्थात बुलबुले का नष्ट होना। जब किसी शेयर का भाव बुलबुले की तरह फूलता रहे और एक सीमा पर आने के बाद धड़ाम से गिर जाए तो इसे बुलबुला फूटना कहा जाता है। जैसे कोई शेयर 10 रुपये पर पड़ा है और अचानक उसकी कीमत 20, 30, 40 और 60, 70 रुपये तक पहुंच जाती है, तो इसे हम बबल कहेंगे। और जब वो शेयर फिर से 70 रुपये से 8 या 9 रुपये पर आ जाता है तो हम कहेंगे बबल बस्ट हुआ है। तो ये कुछ शब्दावलियां थी शेयर मार्केट से संबंधित। आज कैपिटल मार्केट का पार्ट 4 यहीं समाप्त होता है। आगे एक और पार्ट है कैपिटल मार्केट का, जो आखिरी पार्ट होगा, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। नमस्कार।